आज का डीप डाइव भारतीय स्वतंत्रता के एक ऐसे रास्ते के बारे में है जो शायद सबसे अलग और सबसे क्रांतिकारी था। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम सब नेताजी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी है और मकसद ये समझना है कि बोस सिर्फ एक नाम क्यों नहीं, बल्कि मतलब अपने आप में एक विचारधारा है। सही कहा। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े फैसले से। बिल्कुल, और ये फैसला ही सब कुछ तय कर देता है। देखिए, उनका जन्म कटक में हुआ, पढ़ाई कैम्ब्रिज में, लेकिन जो सबसे दिलचस्प मोड़ है आईसीएस की परीक्षा। हाँ, भारतीय सिविल सेवा, वो से पास कर लेते हैं। उस जमाने में ये किसी भी भारतीय के लिए मतलब कामयाबी की सबसे ऊंची सीढ़ी थी। और यही बात मुझे हमेशा सच में हैरान करती है। कोई इंसान कामयाबी की उस सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचकर उसे छोड़ क्यों देगा? सही सवाल है। ये सिर्फ एक अच्छी नौकरी छोड़ने जैसा तो नहीं था। इसके पीछे की सोच क्या रही होगी? ये सिर्फ नौकरी छोड़ना था ही नहीं, असल में ये उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी व्यवस्था को ठुकराना था जिसे अंग्रेज पढ़ लिख कर सभ्य बनने का रास्ता बताते थे। अच्छा, तो बोस का पहला बड़ा कदम ही ये कहना था कि हमें आपके बनाए रास्तों पर चलकर आजादी नहीं चाहिए, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वाह, मतलब ये आत्मविश्वास की पहली हुंकार थी। हाँ। तो उन्होंने अंग्रेजों की बनाई सबसे ऊंची सीढ़ी को तो ठुकरा दिया, लेकिन इसके बाद जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तो वहां भी उन्हें एक बना बनाया ढांचा मिला। बिल्कुल, और हमें पता है कि बोस किसी बने बनाए ढांचे में फिट होने वालों में से नहीं थे। यहीं से उनके और गांधी जी के बीच मतभेद शुरू हुए, है ना? हाँ, और ये मतभेद सिर्फ तरीकों का नहीं था, ये सोच का था। गांधी जी का रास्ता हिंसा का था, जो नैतिक रूप से बहुत मजबूत था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ने पर एक बात साफ होती है कि बोस इसे समय की जरूरत के हिसाब से नाकाफी मानते थे। नाकाफी? उनका मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, वो छीनी जाती है, और उसके लिए अगर सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाना पड़े तो वो भी सही है। लेकिन क्या ये सिर्फ विचारधारा का अंतर था या कहीं न कहीं दो बड़े व्यक्तित्वों का टकराव भी था इसमें? मेरे ख्याल से दोनों बातें थी। बोस के अंदर एक सैनिक वाली अर्जेंसी थी, एक तात्कालिकता थी। वो देख रहे थे कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, दुनिया बदल रही है। हाँ, माहौल बहुत अलग था। उनका मानना था कि यही मौका है। ब्रिटेन सबसे कमजोर है और इसी समय उस पर एक डिसाइसिव हमला करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव था। और इसी दांव का नतीजा थी आजाद हिंद फौज, INA। जी, ये तो सिर्फ एक सेना बनाना नहीं था, ये तो सीधे दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाना था। ये उस समय कितना बड़ा और विवादास्पद कदम रहा होगा? बहुत बड़ा। ये एक साहसी लेकिन उतनी ही जोखिम भरी रणनीति थी। बोस का तर्क साफ था। क्या? कि अगर ब्रिटेन को हराना है तो हमें उन ताकतों से मदद लेनी होगी जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही हैं। यानी एक्सिस शक्तियां। हाँ, और यहीं आकर उनका मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो सिर्फ एक नारा नहीं रह जाता। ये एक असली सेना के लिए आह्वान था। बिल्कुल, ये एक असली लड़ाई के लिए किया गया आह्वान था। वो लोगों से सिर्फ समर्थन नहीं, वो बलिदान मांग रहे थे। और उनकी शख्सियत में वो करिश्मा था कि लोग उनके लिए जान देने को तैयार थे। हाँ, पर एक बात जो आज भी एक पहेली है, वो है उनकी मृत्यु। 18 अगस्त 1945 की तारीख तो है, पर उसके आगे अनुमानित क्यों लिखा जाता है? बिल्कुल, ये रहस्य उनकी कहानी को और भी असाधारण बना देता है। उनकी जिंदगी के नाटकीय अंत जैसा है, जो कई सवालों को जन्म देता है और उन्हें एक लेजेंड बना देता है। तो इस डीप डाइव से ये साफ है कि सुभाष चंद्र बोस एक सीधे रास्ते पर चलने वाले नायक नहीं थे। नहीं, वो एक ऐसे रणनीतिकार थे जिन्होंने आराम की जिंदगी को ठुकराया, स्थापित नेताओं की सोच को चुनौती दी और आजादी के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत उस वक्त किसी और में नहीं थी। उनका रास्ता अलग था, लेकिन मंजिल वही थी, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, किसी भी कीमत पर। और यही हमें एक गहरे सवाल पे छोड़ जाता है। क्या? बोस की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि स्वतंत्रता जैसे महान लक्ष्य के लिए क्या उसूलों पर टिके रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ना ज्यादा सही है, या फिर हर संभव तरीका अपनाकर, चाहे वो कितना भी विवादास्पद क्यों न हो, मंजिल को हासिल कर लेना? इस पर विचार किया जा सकता है।